ठीक है जी। आओ। आओ आज निपटाते हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 निपटाते हैं आज। ठीक है जी। ये निपट जाएगा तो आज ही मुस्लिम लॉ शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। चलो। आओ। अगेन एक्ट 78 ऑफ 1956। ठीक है। अगेन 78 ऑफ 1956। असेंट कब मिली है? 21 दिसंबर 1956 को। ठीक है जी। यह एक्ट है टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू द अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदूज। ठीक है जी। सिंपल 7 ईयर ऑफ रिपब्लिक है। सेक्शन 1 सेम है, सेक्शन 2 भी सेम है, एब्सोल्युटली। बस इसके अंदर जो डेफिनेशन है हिंदू की एप्लीकेबिलिटी की, ध्यान रखो इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर एक बी करके ये प्रोविजन अलग है। आओ जरा पढ़ लेते हैं। कोई चाइल्ड लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, हु हैज बीन अबेंडन, जिसको त्याग दिया गया है, तज दिया गया है, बोथ बाय हिज फादर एंड मदर, उसके दोनों माता पिता के द्वारा, और या फिर सर्कल कर लेना, हुज पेरेंटेज इज नॉट नोन, जिसकी जिसके माता पिता का पता ही ना हो, एंड हु इन ईदर केस इज ब्रोट अप एज ए, और जो किसी भी केस के अंदर जिसका पालन पोषण लालन पालन हिंदू की तरह, बुद्धिस्ट, जैन और सिख की तरह किया गया है, तो वो भी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है जी, हिंदू हो जाता है। ठीक है। बट ये ध्यान रखना, ये सिर्फ हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में सुविधा है। ठीक है जी। बाकी के वेर में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ जी। डेफिनेशंस पे आ जाओ। द एक्सप्रेशन कस्टम सेम टू सेम है। मेंटेनेंस पे आ जाओ। इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन यानी मेंटेनेंस की हर केस के अंदर प्रोविजन किस चीज के? फूड के लिए, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है जी। कौन कौन सी चीजें आ गई? फूड 1, क्लोथ 2, रेजिडेंस 5, एजुकेशन 1 2 3 4, मेडिकल अटेंडेंस 5 एंड ट्रीटमेंट। ठीक है जी। 5 ही है बेसिकली। इन द केस ऑफ अनमेरिड डॉटर, अगर वो अनमेरिड डॉटर है, ऑल्सो उसके रीजनेबल खर्चे किस चीज के? इंसिडेंट ऑफ मैरिज, उसकी शादी के लिए। माइनर का मतलब रहेगा जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं करी है। सेक्शन 4 सेम टू सेम है। अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। देखो सीधी सिंपल सी बात है, हिंदूज के लिए ये एक्ट आते ही लेजिस्लेशन ने क्या बता दिया है कि अगर हिंदू को यदि अडॉप्शन करना है तो यही एक्ट जो है उसको डील करेगा। नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद यदि कोई भी अडॉप्शन करी गई है किसी भी हिंदू के द्वारा, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रोविजन, इस एक्ट के प्रोविजंस के अन्यथा, कंटेंट इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, एंड एनी अडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस सेड प्रोविजन, और कोई भी अडॉप्शन कर दिया गया है जो इस चैप्टर के अंदर बताया गया उससे अगर अलग, उससे इतर, अगेन बॉक्स कर लो, शैल बी वॉइड, वह वॉइड होगा,
एंड अडॉप्शन विच इज वॉइड, जो अडॉप्शन वॉइड रहेगा, शेल नीदर क्रिएट एनी राइट, ना तो कोई राइट क्रिएट करेगा किसमें, अडॉप्टिव फैमिली में, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ द पर्सन विच ही और शी कुड नॉट हैव एक्वायर्ड एक्सेप्ट बाय रीजन ऑफ द अडॉप्शन, ना ही वो डिस्ट्रॉय करेगा उसके जो राइट है उसकी बर्थ वाली फैमिली में। आओ नंबर 6, रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड अडॉप्शन, नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड, कब तक, अनलेस जब तक कि द पर्सन अडॉप्टिंग, जो बंदा अडॉप्ट कर रहा है वो कैपेसिटी ना रखता हो, एंड ऑल्सो द राइट ना रखता हो जब तक, ठीक है जी, टू टेक इन अडॉप्शन। चलो जी, दूसरी कंडीशन क्या है, जो बंदा अडॉप्शन में दे रहा है, ठीक है जी, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। तीसरा, जो पर्सन अडॉप्शन में लिया दिया जा रहा है वो कैपेसिटी में होना चाहिए। चौथा, द अडॉप्शन इज मेड, और जो बाकी अडॉप्शन है वो अकॉर्डिंग टू द कंप्लायंस होनी चाहिए जो इस चैप्टर में बताई गई। खास तौर पे ध्यान रखना, सिर्फ इसी चैप्टर की बात हो रही है बार बार, ये चैप्टर क्या है, चैप्टर 2 है। सेक्शन 7, कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, ठीक है जी, एक मेल हिंदू की कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान रखो, नंबर 7, मेल हिंदू की कैपेसिटी के बारे में बात करी जाए। Any male Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take on or a daughter in adoption। बिल्कुल सही बात है जी, कोई भी हिंदू मेल है, ठीक है जी, अगर वो साउंड माइंड का है, ठीक है जी, और वह माइनर नहीं है, ठीक है जी, तो वो कैपेबल है कि वो एक डॉटर गोद ले सके, टेक्स ऑन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। चलो जी, प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज ए वाइफ, परंतु यह बता दिया जाता है अगर उसके पास उसकी धर्मपत्नी है, ही शैल नॉट अडॉप्ट, वह अडॉप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, बिना उसकी वाइफ की कंसेंट के, अनलेस की, जब तक कि उसकी वाइफ ने कंप्लीटली और फाइनली छोड़ दिया उस संसार को, और या फिर वह हिंदू नहीं रही है अब, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन टू बी अनसाउंड, या फिर कोर्ट ने, यानी लीगली अनसाउंड होने चाहिए, लीगल अनसाउंड डिक्लेयर्ड होनी चाहिए बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक्सप्लेनेशन, यदि एक बंदे के पास एक से ज्यादा वाइफ है और वो सभी की सभी जिंदा है अडॉप्शन के समय पर, द कंसेंट सारी की सारी वाइफ की जरूरी है जब तक कि कंसेंट ऑफ किसी भी वाइफ अननेसेसरी हो जाए, जो ऊपर जो प्रोविजन आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। 8, कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। चलो जी, अडॉप्शन के केस के अंदर अपना ही एक हाई कोर्ट का बड़ा ही फेमस केस है, ठीक है जी, वो लिख लेते हैं, अमीम चंद वर्सेस सुखबीर सिंह। अमीम चंद वर्सेस सुखबीर। सुखबीर सिंह अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, 2009। चलो जी, आगे आ जाओ। इस केस के अंदर ये जो अपना चैप्टर 2 है इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन और मेंशन किया गया है। ठीक। 8, कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, ठीक है जी। चलो देखो, एक नंबर लिखा हुआ है, एक आ गया है, यानी 2010 में ये अमेंड हुआ है, ध्यान रखना, 31 अगस्त 2010 को, 31 अगस्त 2010 से पहले फीमेल हिंदू अडॉप्शन में ले सकती थी, बट उसकी जो पावर है वो हस्बैंड से अलग होती थी, ठीक है जी। लेकिन 2010 के बाद सिमिलर पावर हो गई है, यानी जो आपने ऊपर पढ़ा है सेम टू सेम नीचे, बट ध्यान रखना, हस्बैंड के मामले में ऐसा नहीं होगा कि भाई, ऐसा नहीं लिखा होगा भाई एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे तो सबकी नेसेसरी हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखा, बट हाँ टू सम एक्सटेंट बराबर कर देंगे। Any female Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or a daughter in adoption, ठीक है, लड़का लड़की किसी को भी गोद ले सकती है, प्रोवाइडेड दैट यदि उसके पास एक पति है और वो जिंदा है, ठीक है जी, तो वो अडॉप्शन नहीं कर सकती है कि लड़के या लड़की का, जब तक कि उसका हस्बैंड कंसेंट ना दे दे, और या फिर अनलेस जो है उसका हस्बैंड ने कंप्लेंट फाइनली संसार को त्याग दिया हो, या फिर वो हिंदू नहीं रहा हो, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिक्शन ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो। 9, जो बंदा पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, जिस जो बंदा अडॉप्शन में दे रहा है उसको भी कैपेबल होना चाहिए। नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर या फिर गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव ए चाइल्ड इन अडॉप्शन, ठीक है जी, माता पिता और गार्जियन के अलावा किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो बच्चा गोद में दे सके।
Subject to the provision of subsection 4, the father or the mother, if alive, shall have equal right to give a son or daughter in adoption. ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, द फादर और मदर, ठीक है जी, यदि वो जिंदा हैं तो उनके पास, दोनों के पास इक्वल राइट रहेगा, provided that such right shall not be exercised by either of them save with the consent of the other unless, वही है। अब यदि मान लो अडॉप्शन ने देना है, पति ने देना है, तो पत्नी की कंसेंट से, और प्लस अगर पत्नी की कंसेंट नहीं रिक्वायरमेंट है तो ऊपर प्रोविजन है। ऐसे ही वाइस वर्सा पत्नी के साथ में है, ठीक है जी, वाइफ के साथ में। नंबर 4 पे आ जाओ। वेयर बोथ, दोनों के दोनों, माता और पिता आर डेड, मर चुके हैं, और हैव कंप्लीट, या फिर कंप्लीट फाइनली उन्होंने संसार को त्याग दिया है, या फिर उन्होंने अपने बच्चे को ही त्याग दिया है, और हैव डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन के अनसाउंड माइंड हो गई, या फिर जिन बच्चों की पेरेंटेज के बारे में पता ही नहीं है, तो अब कौन करेगा? अब गार्जियन करेगा। चाइल्ड मे गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। चलो जी, बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू ए गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4, द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट, कोर्ट सेटिस्फाई होगी जब कभी भी सबसेक्शन 4 के अंदर अडॉप्शन में लेने देने की बात होगी, तो कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के वेलफेयर के लिए है। ड्यू कंसिडरेशन जो है वो बीइंग दिया जाएगा पर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग टू द विशेस ऑफ द चाइल्ड, हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट द एप्लीकेंट फॉर परमिशन हैज नॉट रिसीव्ड और एग्रीड टू रिसीव्ड, एंड that no person has made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such as court may sanction। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। बच्चे की विशेष का ध्यान में रखा जाएगा, और जब बच्चे की विशेष को ध्यान में रखने के लिए किसी का ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसकी एज का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है जी। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा किसी भी तरीके का पैसा लिया दिया ना जाए अडॉप्शन के लिए, ठीक है जी, एक्सेप्ट वो वाला पैसा जो कोर्ट अलाउ करती है गार्जियंस को, ठीक है जी, इन केस जब वो अडॉप्शन में देते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ गार्जियन को पैसा देने की सुविधा लॉ में लिखी गई है, फादर और मदर के लिए नहीं है। फादर और मदर अगर पैसे ले रहे हैं अडॉप्शन में बच्चा देते समय, तो इसका मतलब वो बच्चा बेच रहे हैं। एक्सप्रेशन, ये जो फादर एंड मदर है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखो, अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर। ध्यान लगा लेना और स्टार लगा लेना। गार्जियन का मतलब रहता है एक बंदा जिसके पास केयर की, उस बंदे की, ठीक है जी, पर्सन ऑफ ए चाइल्ड, और बोथ ऑफ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी और पर्सन दोनों की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो गार्जियन हो जाता है। अब इसके अंदर इंक्लूड होता है एक गार्जियन जो कि अपॉइंटेड है वसीयत के द्वारा बच्चे के पिता या माँ की तरफ से, ठीक है जी। एक गार्जियन जो कि अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट है, एंड कोर्ट का मतलब सिर्फ सिटी सिविल कोर्ट रहेगा, सिर्फ इतना पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है जी। बाकी आओ नंबर 10, पर्सन जिसको अडॉप्शन में लिया दिया जा रहा है वो भी केपेबल होना चाहिए। कोई भी बंदा शेल बी केपेबल नहीं होगा ऑफ बीइंग टेकन, के अडॉप्शन में लिया दिया जा सके, अनलेस, जब तक कि फॉलोइंग कंडीशन पूरी ना हो जाए। ही और शी, लड़का लड़की हिंदू होना चाहिए। ही शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, एक बार अडॉप्शन में पहले लिया दिया ना गया हो। ही शी हैज नॉट बीन मैरिड, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अनलेस, जब तक कि कस्टम ना हो या फिर रीति रिवाज ना हो उस फैमिली में जो अडॉप्शन में दे रही है, और वो वाली फैमिली जो अडॉप्शन में ले रही है। ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड दी एज ऑफ 15 साल, 15 साल तक का नहीं होना चाहिए बच्चा, 15 साल कंप्लीट नहीं करना, यानी 16 साल का नहीं होना चाहिए, अनलेस देयर इज कस्टम, जब तक कि ऐसा कस्टमरी रीति रिवाज ना हो दोनों फैमिलीज के बीच, ठीक है जी। 11, अदर कंडीशंस फॉर ए वैलिड अडॉप्शन, 11 के अंदर अदर कंडीशंस आ गई हैं। हर एक अडॉप्शन में फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विद करनी पड़ेगी, मस्ट लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना। यदि अडॉप्शन अगर लड़के का हो रहा है तो अडॉप्टिव फादर या अडॉप्टिव मदर के पास, ठीक है जी, पहले से ही कोई बच्चा, सन 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 सन, ठीक है जी, कोई लड़का, कोई पोता, कोई पड़पोता ना हो, ठीक है जी। अब ये पोता पड़पोता लड़का जो है वो लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप से हो या फिर अडॉप्शन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों लिविंग एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन, ठीक है जी। और लेट्स से उन्होंने पहले गोद में लिया था बच्चा, अडॉप्शन में लिया था, बट वो समहाउ ही और शी हैज गॉट डिवाइस्ड विद, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ बच्चा गोद ले सकते हैं। इफ द अडॉप्शन ऑफ ए डॉटर, सेम डॉटर के लिए, ठीक है जी, तो अडॉप्टिव फादर या फिर मदर एप्लीकेशन मस्ट नॉट हैव, डॉटर आ गई है, सन्स डॉटर, पोती आ गई, बस ध्यान रखना पड़पोती नहीं आएगी इसके अंदर, बच्ची बेटी और पोती, वेदर चाहे लेजिटिमेट, ये सेम टू सेम है। नंबर 3, यदि अडॉप्शन इज बाय मेल, मेल के द्वारा हो रहा है, किसका अडॉप्शन हो रहा है? फीमेल के द्वारा हो रहा है, ठीक है जी, तो अडॉप्टिव फादर
और जो बेटी है उसके बीच में एटलीस्ट 21 साल का फर्क होना चाहिए, ठीक है ना। दैट देन द पर्सन अडॉप्टेड, ठीक है जी। ऐसे ऐसे ही अगर फीमेल के द्वारा अडॉप्शन में लिया दिया जा रहा है तो सेम 21 साल का फर्क होना चाहिए। अब पांचवी कंडीशन क्या है, एक ही बच्चा सेम चाइल्ड वो एक से ज्यादा लोगों को एक ही समय पर अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता। द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन, ठीक है जी। अब ये जो अडॉप्शन में लिया दिया जा रहा है, स्टार लगा लेना, ये एक्चुअली गिवन एंड टेकन एक सेरेमनी होनी चाहिए इसकी। adoption by the parents or guardian concerned or under their authority with the intent, जिसके अंदर intention आए to transfer the child from the family of its birth, or in the case of an abandoned child or child whose parentage is not known from the place, ठीक है जी। ये एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, ये जरूर बता दिया गया है कि ये दत्ता होमम सेरेमनी ये असेंशियल नहीं है, ठीक है जी। दत्ता होमम क्या होता है, बेसिकली पुराने समय में जब दत्तक पुत्र को बेसिकली अडॉप्शन में लिया दिया जाता था, तो जो फैमिली अडॉप्शन में देती थी और जो फैमिली अडॉप्शन में लेती थी वो बैठकर हवन और यज्ञ करती थी बेसिकली उसकी। वो एक प्रॉपर सेरेमनी होती थी। हवन और क्या, एक सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि लोगों को नोटिस मिल जाए, ठीक है जी। सही। बाकी हमको खुश होना चाहिए कि ये एक हिंदू कंसेप्ट है, ठीक है जी। बाकी दुनिया के किसी भी रिलीजन और किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक के अंदर एक दत्ता होमोगी या फिर अडॉप्शन में लेने देने की कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं किया, हालांकि वाइस वर्सा उनको तो मना किया गया है। ठीक है जी। चलो जी, इफेक्ट क्या रहेगा अडॉप्शन का। अपना क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी हटा दिया है बेसिकली, ठीक है ना। वरना फिर मैं आपसे ये पूछता कि भाई मान लो अगर लड़का या लड़की गोद ले लिया है तो क्या उसके अडॉप्शन को रजिस्टर कराना सेक्शन 17 में अनिवार्य है या 18 में वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है जी। तो उसके लिए भी क्वेश्चन पूछते पर, लेकिन अब नहीं है तो फिर ठीक है। ओके, नहीं है शायद, मुझे जितना लग रहा है। बाकी कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। 12, 11 के अंदर, 12, चलो। अडॉप्शन का इफेक्ट क्या रहेगा, एक अडोप्टेड चाइल्ड जो है शेल बी डीम्ड किया जाएगा कि वो बच्चा है किसका, उसके अडोप्टिव फादर और मदर का, सभी पर्पसेस के लिए। कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द अडॉप्शन एंड फ्रॉम सच डेट all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by adoption in the adoptive family। ठीक है जी? बिल्कुल ध्यान रखना, अडॉप्शन को सिविल बर्थ भी बोलते हैं और एट ए टाइम अडॉप्शन को ही एक ही समय पर सिविल डेथ भी बोलते हैं। जिस फैमिली से बच्चा गोद में निकला है, गया है, यानी जिस फैमिली से बच्चा गया है वहां पर सिविल डेथ हो जाएगी अडॉप्शन होते। और जिस फैमिली में बेसिकली बच्चा गोद पर आया है, अडॉप्शन में आया है, वहां पर एक सिविल बर्थ हो जाएगा उसका, ठीक है जी। सिंपल। और ध्यान रखना, इसको डीरूटेशन भी बोलते हैं बेसिकली। एक पौधे की एक जगह से जड़ निकालकर, जैसे धान का पौधा होता है ना, कि उसकी उसकी धान की बेसिकली जो प्योद है वो एक जगह पर बनाई जाती है, यानी वो एक जगह पर उसका अंकुरण किया जाता है, फिर उसको डी रूट करके फिर उसको खेत में डी रूट किया, मतलब रीरूट किया जाता है बेसिकली। चलो, ऐसे ही अडॉप्शन की में होता है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि चाइल्ड कैन नॉट मैरी, ये जो बच्चा है वो शादी नहीं कर सकता किसी भी बंदे से, होम जिसके साथ ही और शी वह बच्चा कुड नॉट हैव मैरिड नहीं कर सकता था शादी, इफ यदि ही और शी हैड कंटिन्यूड इन द फैमिली, ठीक है जी। अगर कंटिन्यू रहता है किसमें, फैमिली में उसकी बर्थ की, ठीक है जी। यानी सिंपल बता दिया गया है क्या, ये जो ये फैमिली है, ये वो फैमिली है जो बच्चा गोद में दे रही है, ये वो फैमिली है जो बच्चा गोद में ले रही है, ठीक है जी। इसमें इस लड़के के भाई बहन भी हैं, ब्रदर सिस्टर, ठीक है जी। और इस फैमिली में भी भाई बहन हो जाएंगे इसके, अगर होने हैं तो, ठीक है जी। एक लड़का जा रहा है, लेट से यहाँ से एक सन जा रहा है, ये लोग इस फैमिली में जा रहा है, तो ध्यान रखना वो इस फैमिली में किसी से भी शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 12, 12 का प्रोवाइजो, द प्रॉपर्टी, हाँ। और क्या चीज बताई है,
यह बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है अडॉप्टेड बच्चे के अंदर अडॉप्शन से पहले, वह कंटिन्यू रहेगी, उसके अंदर वेस्टेड ही रहेगी उस बंदे में, सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन। हाँ, ऑब्लिगेशंस के साथ साथ में, इफ एनी, यदि कोई है जो कि अटैच है उसकी ओनरशिप के साथ साथ में उस प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिलेटिव्स इन द फैमिली ऑफ हिज और हर। हम्म। जो भी लाइबिलिटी रहेगी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सारी की सारी लाइबिलिटी वो निभाएगा। बट ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है उसके अंदर। ठीक है जी। और कहाँ से वेस्ट हुई? इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिलेटिव्स इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ, वो बर्थ वाली फैमिली के माता पिता को यदि मेंटेन करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ले रहा है तो प्रॉपर्टी के साथ साथ में जो ऑब्लिगेशन है वो भी उसके पास आ जाएंगे। सी, द अडॉप्टेड चाइल्ड जो है शेल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन, वो किसी भी को भी डाइवेस्ट नहीं करेगा ऑफ एनी एस्टेट, किसी भी एस्टेट से, विच वेस्टेड इन हिम, जो उसके अंदर वेस्टेड है, और हर बिफोर द अडॉप्शन, अडॉप्शन से पहले। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। यानी जिस फैमिली में वो अडॉप्शन पर जा रहा है, अगर उस फैमिली में भी उसके अडॉप्शन से पहले कोई प्रॉपर्टी किसी भी लड़के लड़की या किसी भी पर्सन के अंदर ऑलरेडी निहित हो चुकी है, तो उसको मिल जाकर नया बच्चा, नया अडॉप्शन वाला बच्चा नहीं छेड़ेगा। ठीक है जी। इसके अंदर बड़ा फेमस केस है, लिख लो, सावन राम एंड अदर्स, बेड पे लिख लेना। ठीक है जी, सावन राम एंड अदर्स वर्सेस कलावंती एंड अदर्स 1967। बड़े ही टेक्निकल से इसके फैक्ट्स हैं। ठीक है जी। और बड़े ही वास्ट फैक्ट हैं, तो हम बेसिकली फाउंडेशन में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। दूसरा केस लिख लो, वसंत एंड अनदर वर्सेस दत्तू एंड अदर्स। एक और बहुत फेमस केस है, श्रीमती सीताबाई एंड अनदर एंड रामचंद्र 1969। बहुत इंटरेस्टिंग और टेक्निकल फैक्ट्स हैं इसके भी। आओ जरा आगे आ जाओ। राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। चलो जी। सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एंड अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव। ये जो अडॉप्शन है ये डिप्राइव नहीं करता है कि अडॉप्टिव फादर को या फिर मदर को जो भी उनकी पावर है कि डिस्पोज ऑफ कर सके हिज और हर, उसकी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टियां, बाय कैसे? ट्रांसफर इंटरव्यूअर्स और बाय विल, या तो इंटरव्यूअर्सली या फिर बाय विल। ठीक है ना? जैसे भी हो उनके पास राइट है तो कर सकते हैं। यानी कि अगर वो बावजूद इसके कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी वेस्ट कर चुके हैं अपने बच्चों में, अगर वो चाहें तो वसीयत वगैरह बना के अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अडॉप्टिव बच्चे को दे सकते हैं। 14, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस, स्टार लगा लेना एक। ये क्वेश्चन, ये जो सेक्शन है पेट है बेसिकली एचपीएससी का। जनरली जो है पक्की मम्मी और कच्ची मम्मियों में फर्क बता रहा होता है। ठीक है जी। जहां पर एक हिंदू जिसके पास वाइफ लिविंग है वो अडॉप्ट करता है बच्चे को, तो ये जो माता है ये अडॉप्टिव मदर बन जाएगी। नंबर टू, जहां पर अडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ एक से ज्यादा वाइफ, तो सीनियर मोस्ट वाइफ जो है वो बन जाएगी अडॉप्टिव मदर, और दूसरी जो यानी जूनियर मम्मियां हैं वो बन जाएंगी स्टेप मदर। तीसरा, जहां पर विडोवर या फिर बैचलर ने अडॉप्ट किया है, ठीक है जी, कोई विदुर है या फिर कोई कुंवारा है, यदि उसने अडॉप्ट किया है कोई बच्चा, ठीक है जी, तो कोई भी वाइफ बाद में आएगी सब्सिक्वेंटली जिससे वो शादी करेगा, वह स्टेप मदर बन जाएगी, स्टार लगा लेना, अडॉप्टेड बच्चे की। जहां पर किसी विधवा ने या फिर किसी कुंवारी लेडी ने अडॉप्ट कर लिया बच्चा और बाद में वो शादी करके अपने लिए हस्बैंड अरेंज कर लेती है, तो ये सब्सिक्वेंट हस्बैंड जो है ये स्टेप फादर बन जाएगा उस बच्चे का। 15, वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल। एक बार वैलिड अडॉप्शन हो गया तो ध्यान रखना वो कैंसिल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। 16, प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अडॉप्शन। यस, वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट, जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड हो गया है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो कि एनफोर्समेंट में है, और वो प्रोड्यूस किया जाए वह डॉक्यूमेंट किसके सामने? कोर्ट के सामने। purporting to record an adoption, जो अडॉप्शन रिकॉर्ड कर रही है समहाउ, मेड एंड इज साइंड बाय द पर्सन, ठीक है जी, वह बनाया गया है और साइन किया गया है, गिविंग एंड द पर्सन टेकिंग, उस बंदे के द्वारा जो अडॉप्शन में दे रहा है,
और एंड के ऊपर प्लस लगा देना उस बंदे के द्वारा जो अडॉप्शन में ले रहा है बच्चे को। अब द कोर्ट है शेल प्रिज्यूम, प्रिज्यूम कर लेगी दैट के अडॉप्शन जो है हैज बीन मेड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है जी, इस एक्ट के प्रोविजन को कंप्लायंस में बनाया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव, जब तक ये डिस्प्रूव ना हो जाए, ठीक है जी। सिंपल, देखो बहुत सिंपल है, याद कर लो। तीन, दो के अंदर एप्लीकेबिलिटी आ गई है, तीन के अंदर डेफिनेशन आ गई है इस एक्ट की बेसिकली, चार के अंदर सेविंग क्लोज है, पांच के अंदर अडॉप्शन बता दिया गया है, छह के अंदर रिक्विजिट है। रिक्विजिट देखो सीधा सिंपल, छह का एक सात, छह का दो आठ, नौ दस ऐसे बताया गया है, ठीक है जी। मेल की कैपेसिटी आ गई है साथ में, आठ में फीमेल की कैपेसिटी आ गई है, नौ में जो बंदा अडॉप्शन में दे रहा है उसकी कैपेसिटी आ गई है, दस के अंदर जिस बंदे को गोद में लिया दिया जा रहा है उसकी कैपेसिटी आ गई है, ग्यारह के अंदर अदरवाइज रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, ठीक है जी। बारह, सीधा सिंपल इफेक्ट क्या रहेगा, जब सीधी सिंपल सी बात है अडॉप्शन के सारे काम हो गए तो उसका इफेक्ट कर पता कर रहे हैं, ठीक है जी। अब उसके राइट्स के विषय में बात हो रही है, ठीक है जी। फिर चौदह के अंदर मम्मियां डिसाइड हो रही हैं, पंद्रह में जो है कैंसिलेशन मना कर दिया गया है, सोलह के अंदर प्रिजम्पशन की बात हो रही है, ठीक है जी। ध्यान रखो कई बार ये पूछ देते हैं कि कैसा प्रिजम्पशन है, तो ध्यान रखना शेल प्रिज्यूम वाला प्रिजम्पशन है, ठीक है जी। शेल प्रिज्यूम वाला प्रिजम्पशन कौन सा होता है, रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है, ठीक है जी। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और लॉ कोई भी हो सकता है। चलो जी आगे आ जाओ, सत्रह पे आ जाओ। एक सेक्शन रह गया है, प्रोविजन ऑफ सर्टेन पेमेंट, किसी भी तरीके की पेमेंट को मना कर दिया है कोर्ट ने और लेजिस्लेशन ने कि अडॉप्शन में लेते समय आप नहीं करोगे, लेकिन किंतु परंतु यदि गार्जियन कर रहा है, जो हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी, कोर्ट चाहे तो अडॉप्शन में लेते समय सेरेमनी के समय पैसा अलाउड कर सकती है। नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट या फिर अदर रिवार्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन, एंड नो पर्सन shall make or give or agree to make or give to any other person any payment or reward the receipt of which is prohibited by this section। बिल्कुल ठीक बात है जी। यदि कोई भी बंदा कॉन्ट्रावेंट करता है प्रोविजन को, he shall be punished with imprisonment of which may extend to, अंडरलाइन करो, 6 महीने, और विद फाइन और विद बोथ। अच्छा जी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी केस, प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है, सिविल केस की बात नहीं हो रही है, ठीक है जी। अंडर दिस सेक्शन शेल बी इंस्टीट्यूटेड नहीं किया जाएगा बिना प्रीवियस सैंक्शन के, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, अंडरलाइन स्टेट गवर्नमेंट, और एन ऑफिसर अथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जनरली बाल अधिकारी। मेंटेनेंस पे आ जाओ, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस की डेफिनेशन बेसिकली आ चुकी है, ठीक है जी। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ में देखिए, पढ़िए जरा। Subject to the provision of this section, एक हिंदू वाइफ whether married before or after the commencement of this act shall be entitled to the maintenance, कैसे, by her husband during her lifetime, ठीक है जी। हस्बैंड की जिम्मेदारी है सीधी सी पत्नी के वाइफ को मेंटेन करे तब तक जब तक वो पत्नी जिए। एक हिंदू वाइफ शेल बी एंटाइटल टू लिव सेपरेटली, ठीक है जी, वो एंटाइटल रहेगी सेपरेटली रहने के लिए फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से, विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम, ठीक है जी, बिना फॉरफिट किए उसका क्लेम जो भी मेंटेनेंस का रहेगा किससे, यदि, इफ ही इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, यदि वह उसको त्यागने का जिम्मेदार है, दैट इज टू से, कहने का मतलब, ऑफ अबेंडिंग हर, कि उसने उसको छोड़ दिया है बिना रीजनेबल कोज के, एंड बिना उसकी कंसेंट के, और उसकी इच्छा के विरुद्ध, और विलफुल नेग्लेक्ट कर दिया है उसको, और यदि ही हैज, उसने क्रूरटी से उसको ट्रीट किया है, ठीक है जी, एज टू कोज, जिसके कारण एक रीजनेबल एप्रीहेंशन उसके माइंड में आ गई है उस लेडी के, दैट कि यह हार्मफुल रहेगा और इंजूरियस रहेगा, खतरनाक रहेगा कि वो हस्बैंड के साथ रहे। डी, यदि ही हैज एनी, दूसरी वाइफ लिविंग रखता है अपने पास, ठीक है जी, या फिर अपने पास कॉन्क्यूबिन रखता है, रखेले रखता है, इन द सेम हाउस, सेम हाउस के अंदर जिसके अंदर उसकी वाइफ रहती है, और या फिर हैबिचुअली रिजाइड करती है, या फिर वो हैबिचुअली रिजाइड करता है किसके साथ, रखे कॉन्क्यूबिन के साथ। एफ, इफ ही हैज सीज टू बी ए हिंदू, अगर वो सीज टू बी हिंदू है, कैसे, बाय कन्वर्जन, कन्वर्ट करके किसी दूसरे रिलीजन के अंदर। जी, इफ देयर इज एनी अदर कोज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली, ठीक है जी, या फिर कोई दूसरा कोज है जिससे उसका लिविंग सेपरेटली रहना जस्टिफाई हो जाए। ए हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल, एक हिंदू वाइफ जो है वो एंटाइटल नहीं होगी कि वो सेपरेट रेजिडेंस प्लस मेंटेनेंस ले अपने हस्बैंड से, यदि शी इज अनचेस्ट, वो अपवित्र है, और या फिर वह अब हिंदू नहीं रही है क्योंकि वो कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में चली गई है। स्टार लगा लेना नंबर 3 पे। 19 पे आ जाओ, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना सेक्शन 18 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ कहा गया है, सेक्शन 19 में विडोज आ गई, ठीक है ना। विडोज कौन, डॉटर इन लॉ, बहू। एक
नहीं, इसके अंदर सिर्फ वो वाइफ हैं, वो चाहे पति के साथ रहें चाहे वो हस्बैंड से अलग रहें, ठीक है जी। अगर हस्बैंड से अलग रह रही हैं तो रीजनेबल कोज होना चाहिए। ये जो हमने लिस्ट पढ़ी है सारे के सारे रीजनेबल कोज, ठीक है जी। सिंपल। अब डाइवोर्स हो गया है या नहीं हुआ है, सीधी सिंपल सी बात है, जब तक वाइफ है तब तक मेंटेन करेगा, सीधी सिंपल सी बात, ये लिखा गया है। ठीक है जी। लेट से अगर पति मर जाए तो कोई बात, ध्यान रखना जो ये वाला जो एक्ट है इसके अंदर पैसे से मेंटेनेंस नहीं जा रही, जनरली मेंटेनेंस जो प्रॉपर्टियां होती है ना, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये सभी डिपेंडेंट होते हैं उस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस की बात। जैसे पुराने समय में देखा हो ना, अपनी अपनी यहाँ लोकल फैमिलियों में पुराने समय में आपने देखा होगा, जैसे दादियां होती थी, ले भाई दादे यार तो खत्म हो गए, भाई यार तो खत्म हो गए, चाचे था वो, ठीक है, तो क्या है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसी चीज को ये आगे जो है प्रोमुलगेट कर रहा है। एक हिंदू वाइफ, 19 पढ़ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एक्ट से शुरू होने से पहले शादी हुई है बाद में हुई है, वह एंटाइटल रहेगी कि उसको मेंटेन किया जाए। आफ्टर कब? आफ्टर दी डेथ हो उसके पति की, ठीक है जी, बाय हर फादर, किसके द्वारा, उसके फादर इन लॉ के द्वारा, अंडरलाइन करो। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि उस एक्सटेंट तक जो फादर इन लॉ है, जो ससुर है, उस एक्सटेंट तक ही मेंटेन करेगा जितने एक्सटेंट तक शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, आउट ऑफ हर ओन अर्निंग, अपनी खुद की अर्निंग से, और अदर प्रॉपर्टी या फिर दूसरी प्रॉपर्टी से, या जहां पर शी हैज नो प्रॉपर्टी, अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है अपनी खुद की, वह अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस से, कहां से, फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की संपत्ति से, या फिर अपने पिता या माँ की संपत्ति से, या फिर अपने बेटे या बेटी की संपत्ति से, इफ एनी, यदि कोई हो, और या फिर सॉरी, फ्रॉम हर सन और डॉटर, अपने बेटा या बेटी से, या फिर अपने बेटा या बेटी की प्रॉपर्टी से भी। नंबर टू, एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन वन, कोई भी ऑब्लिगेशन है जो अंडर सबसेक्शन वन में है, शेल नॉट बी एनफोर्सेबल, वह एनफोर्सेबल नहीं होगी यदि फादर इन लॉ हैज नॉट दी मींस, कि फादर इन लॉ के पास खुद के भी संसाधन नहीं है टू डू सो, ऐसा करने के लिए, फ्रॉम एनी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, किससे, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी से, इन हिज पोजेशन, जो कि उसके पोजेशन में हो, आउट ऑफ विच, जिसमें से, द डॉटर इन लॉ, जो डॉटर इन लॉ है, हैज नॉट ऑब्टेन एनी शेयर, जिसके अंदर से वो शेयर ना ले रही हो। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में से सब मेंटेन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस जा रही है, ठीक है जी। इसके अंदर जो ससुर है उसके ऊपर जिम्मेदारी कौन सी लगा रहे हैं, इतना कि जितना कि वो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी उसमें से मेंटेन हो रहा है ना, उसी से मेंटेन होगा। अगर ससुर के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तब बात होगी कि एक्स्ट्रा मेंटेनेंस करे उसको, अन्यथा नहीं। नंबर 20, मेंटेनेंस किसकी, बच्चों की और बुजुर्ग माता पिता की। सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, एक हिंदू है वो बाउंड है, कब तक, ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, देखो जी हर भी आ गई इसके अंदर, बेटियां भी आ गई, लाइफ टाइम टू मेंटेन, क्यों मेंटेन करे, हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे को, ठीक है जी, एंड हिज और हर एज्ड और इन्फर्म पेरेंट, ठीक है जी, एज्ड अंडरलाइन करना, और इन्फर्म कमजोर, एज का तो मतलब अपने को पता है, बुढ़ापे में कमजोर हो जाते हैं ना, ठीक है ना, इन्फर्म आ गया। नंबर टू, एक लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट बच्चा जो है मे क्लेम मेंटेनेंस, वह मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है किससे, फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर, सो लॉन्ग, जब तक वो बच्चा माइनर है, ठीक है जी। माइनर, ये माइनर होने के बाद यदि मेजर हो गया तो तब वो क्लेम नहीं कर पाएगा। नंबर थ्री, ये जो ओब्लिगेशन है उस बंदे की, मेंटेन हिज और हर एज और इन पेरेंट्स और डॉटर हु इज अनमेरिड, अंडरलाइन करो, डॉटर अनमेरिड डॉटर, एक्सटेंड्स इन सो फार एज द पेरेंट और अनमेरिड डॉटर एज द केस में भी, वह अनेबल है खुद को मेंटेन करने में, ठीक है जी, और हर सेल्फ आउट ऑफ हिज और हर ओन अर्निंग, अपनी खुद की कमाई से, या फिर दूसरी संपत्तियों से, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, जो पेरेंट है इंक्लूड होते हैं चाइल्डलेस स्टेप मदर, भी अंडरलाइन कर लो और बॉक्स कर लो, चाइल्डलेस स्टेप मदर को। सेक्शन 19 में केस लो लिखो, एक अपने हाई कोर्ट का लिखो, अंगद सिंह वर्सेस धनकौर, 1964, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देखो एक पॉइंट है सेक्शन 18 के अंदर, साइड में लिख लो बेरेक से, कि इसके अंदर एंटी मेंटेनेंस की भी सुविधा है सेक्शन 18 के अंदर। और अगर
देखो जी, अगर यूनिवर्सल का पेरेंट है आपके पास, तो सेक्शन 18 के ठीक नीचे कमेंट्स में एक हेडिंग मिलेगी आपको, मेंटेनेंस पेंडेंट लिट, मिली। देखो केस का नाम है नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लो इसको। ये हरियाणा में बहुत खुश रहते हैं एंटायर मेंटेनेंस। प्रोविजन में, इनेक्टमेंट में मेंशन नहीं है, बट आउट ऑफ द इंटरप्रिटेशन जो है ये कोर्ट ने डाल दिया, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। जैसे उसमें था सेक्शन 24 में, और आपने तो क्लास ही लगाई थी हिंदू में रिजेक्ट। हम्म। चलो, 21, डिपेंडेंस बता दिए गए, डिफाइंड इसके अंदर हो गया। चलो जी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, डिपेंडेंस का मतलब होता है फॉलोइंग रिश्तेदार, रिलेटिव्स अंडरलाइन करें। किसके? डिसीज, मृतक के। क्यों? देखो, जो अपना अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के दो हिस्से कर लिए। अडॉप्शन जो है वो तो सिर्फ अडॉप्शन अडॉप्शन के लिए है। मेंटेनेंस के अंदर मेंटेनेंस की बात करी जा रही है, किससे? ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी से। तो एक हिंदू जब तक वो जिएगा तो खुद अपने प्रयासों से, अपनी अगर वो नौकरी कर रहा है तो अपनी सैलरी से मेंटेन करेगा दूसरों को। और एक दिन जब वो मर जाएगा तो फिर वो अपनी संपत्ति से मेंटेन करेगा। किनको? बट ध्यान रखना, वो डिपेंडेंट आपको बताने पड़ेंगे। अगर वो डिपेंडेंट है तो ओनली, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो मेंटेन नहीं। हिज और हर फादर। ठीक है, ध्यान रखना, डिसीज, वो मृतक हो चुका है। ठीक है ना? लड़का या लड़की, उसके पिता को, अपनी माता को, ठीक है जी, हिज विडो, विडो को, ठीक है जी, सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। हिज और हर सन, ठीक है जी, अपने बेटे को। और सन ऑफ हिज प्रीडिसेशन, यदि उसका बच्चा मर गया, बेटा मर गया है तो अपने पोते को। ठीक है जी, और यदि पोता भी मर गया है तो पड़पोते को। सो लॉन्ग एज, जब तक कि वो माइनर रहे, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट, और उस एक्सटेंट तक की जितना कि वो अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस है, इन द केस ऑफ ग्रैंडसन, वो अपने ग्रेट ग्रैंडसन, वो अपने पिता से, और ग्रैंडसन वो अपने पिता से, और सन, तो सन तो आई गया, सीधी सिंपल सी बात आ गया। नंबर 5, हिज और हर अनमैरिड डॉटर, ठीक है जी, अपनी अनमैरिड डॉटर को भी मेंटेन करना है, और अनमैरिड डॉटर किस, कौन सा, पोती को, ठीक है जी, और अनमैरिड पड़पोती को बेसिकली। कितना? जब तक कि वो अनमैरिड रहे, प्रोवाइडेड दैट, फिर वो सेम के सेम टू सेम आ जाता है ऊपर का। ठीक है जी, ये देखा जाएगा कि वो अदर स्टेट से, अपनी फादर के स्टेट से, या फिर ग्रैंडफादर के स्टेट से कितना मेंटेन हो पा रही है। ठीक है जी। चलो जी, नंबर 6, हिज विडोड डॉटर, उसकी विधवा बेटी, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। ठीक है जी, परंतु यह बता देता है कब उसको मेंटेन करेंगे, जब वो अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, कहाँ से? फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, या फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी, और हिज और हर स्टेट, या उसकी संपत्ति से, फ्रॉम हर फादर इन लॉ और हिज फादर, और द स्टेट ऑफ ईदर ऑफ देम। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। देखो, सीधी सिंपल सी बात है, अगर वो बेटे की बात करें तो सबसे पहले तो पति का ड्यूटी है। ठीक है जी, यदि पति जिंदा है तो वो मेंटेन करेगा, पति मर गया तो वो अपनी एस्टेट से मेंटेन करेगा। फिर ऊपर से हमने पढ़ लिया है सेक्शन 19 के अंदर, फादर इन लॉ करेगा। ठीक है जी, चलो। नंबर 7, एनी विडो ऑफ हिज सन, उसकी पुत्र की कोई विधवा, और उसके पोते की विधवा, सो लॉन्ग एज, जितना, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर देती, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, हस्बैंड की क्या, स्टेट से, और फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी, यदि, और हिज और हर स्टेट, और इन द केस ऑफ ए ग्रैंडसन विडो ऑल्सो फ्रॉम हर फादर इन लॉज स्टेट। ठीक है जी। 7, 8, हिज और हर माइनर इलेजिटिमेट सन, सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स ए माइनर, जितना कि वो माइनर रहेगा। हिज और हर इलेजिटिमेट डॉटर, जब तक कि वो अनमैरिड रहेंगी। ठीक है जी। 22, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंस की मेंटेनेंस कैसे होगी? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, जो हेयर्स हैं किसी भी मृतक के, हिंदू मृतक के, आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंस, वो बाउंड है कि वो मेंटेन करे, किनको? डिपेंडेंट्स को, जो कि डिसीज्ड पर थे, आउट ऑफ द एसेट, किसकी? डिसीज की संपत्ति पर, इनहेरिटेड बाय देम, जो उनके द्वारा इनहेरिट करी गई है। ठीक है जी, किससे? मृतक से। सही, चलो जी। वेर, जहां पर एक डिपेंडेंट हैज नॉट ऑब्टेन्ड बाय टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन एनी शेयर,
ना तो टेस्टामेंटरी वसीयत के थ्रू ले रहे हैं, ना ही इंटरस्टेट ले रहे हैं, ठीक है जी। बेसिकली प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन क्या है, उनको मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। अब वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आते हैं तो उनको मेंटेन करेंगे, नहीं आते तो उनको मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है जी। किससे? फ्रॉम दोज हु टेक द स्टेट, ठीक है जी। वो बंदे मेंटेन करेंगे जो उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है जी। ये पूरे कुटुंब की बात हो रही है बेसिकली। नंबर थ्री, लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ पर्सन। अब जो बंदे उस प्रॉपर्टी में से शेयर ले रहे हैं, उनकी जितना वो शेयर ले रहे हैं उसके हिसाब से ही लायबिलिटी बन जाती है डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने की। नंबर चार, नॉट एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, कोई भी बंदा हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिपेंडेंट, जो स्वयं में अपने आप में ही डिपेंडेंट है, ठीक है जी, शैल बी लायबल। नो नो लिखा हुआ है, शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट, वो उसको कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है किसमें, मेंटेनेंस में, दूसरों की। इफ ही और शी हैज ऑब्टेन्ड ए शेयर, अगर उसने ऑब्टेन कर लिया है शेयर या फिर पार्ट द वैल्यू ऑफ विच इज और वुड इफ द लायबिलिटी और कंट्रीब्यूट, सिंपल है। 23, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, कितना अमाउंट रहेगा, जितना भी अमाउंट रहेगा जो उसके लिए जरूरी रहेगा, और प्रॉपर्टी कितनी है, शेयर कितना, उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिकली, जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना रहेगा डिसाइड करने में बहुत जरूरी होती है, जो कि सबसेक्शन 2 में लिखी गई है 23 की। कौन कौन सी? भाई पोजीशन और स्टेटस क्या है पार्टीज का, रीजनेबल जरूरतें क्या है क्लेमेंट की, सी यदि क्लेमेंट अगर अलग रह रहा है तो क्या वो जस्टिफाइड है, डी वैल्यू क्लेमेंट की प्रॉपर्टी की, और कोई इनकम जो कि ड्राइव हो रही है उस प्रॉपर्टी से वो कितनी है, और फ्रॉम क्लेमेंट्स ओन अर्निंग, क्लेमेंट की अपनी खुद की अर्निंग कितनी है, ठीक है जी, और फ्रॉम कोई दूसरा सोर्स है तो वहां से क्या कुछ अर्निंग है। ई द नंबर ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, अब कितने बंदों को मेंटेन करना है। जैसे मेंटेन होने वाले ही 20 बंदे हैं, और एक बंदा जो है छिट के बैठ गया, वो बोल गया नहीं मेरे को जो है 50% दो, भैया नहीं मिलेगा, आपको 1/20 ही मिलेगा। अब डिटरमाइन करने में अमाउंट मेंटेनेंस का कितना रहेगा, इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू डिपेंडेंट अंडर दिस एक्ट रिगार्ड, अब कुछ कंडीशंस उसके लिए भी देखी जाएंगी। भाई नेट वैल्यू कितनी है संपत्ति की, किसकी, मृतक की, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट, उसके उधारी चुकाने के बाद। अब द प्रोविजन बी, इफ एनी मेड अंडर, अगर वसीयत में कोई बनाया गया है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, ठीक है ना, कितनी जनरेशन का गैप है, कितना, क्या कुछ हिसाब किताब है। डी, रीजनेबल जरूरतें क्या है डिपेंडेंट की, ठीक है जी, पुराना जब वो बंदा जिंदा था तब उसके साथ रिलेशन कैसे थे। एफ, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है जी, एंड एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम हिज और हर अर्निंग और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात, उसकी खुद की इनकम कितनी है इसका भी तो ध्यान दिया जाएगा। द नंबर ऑफ द डिपेंडेंट कितने हैं उसका भी ध्यान दिया जाएगा। 24 पे आ जाओ सीधा, क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी ए हिंदू, ठीक है जी, सिंपल 24 के अंदर हिंदू होना चाहिए। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में यदि वो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है। 25, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी अल्टर्ड और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऑफ कोर्स जैसे जैसे चेंज इन सर्कमस्टांसेस आएगा वैसे वैसे अल्टर होता रहेगा। 26, डेट्स टू हैव प्रायोरिटी, देखो अगर किसी प्रॉपर्टी से अगर मेंटेनेंस देनी है तो ध्यान रखना, उस प्रॉपर्टी में से पहले जो भी उधारी है उसको निकाला जाएगा, फिर जो प्रॉपर्टी बच जाएगी उसमें से मेंटेनेंस, ठीक हो गई। 27, मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज, स्टार लगा लो। चार्ज कब बनती है, ठीक है जी, एक डिपेंडेंस का क्लेम जो है मेंटेनेंस का इस एक्ट के अंदर, वह चार्ज नहीं होगा, शेल नॉट बी ए चार्ज, किस पर, संपत्ति पर, मृतक की और किसी भी पोर्शन पर, अनलेस जब तक कि वन हैज बीन क्रिएटेड बाय द विल, अगर कोई वसीयत से ना बनाया गया हो, किसकी, डिसीज की, या फिर डिग्री ऑफ कोर्ट के द्वारा ना बनाया गया हो, ठीक है जी। वसीयत ऑफ द डिसीज को अंडरलाइन करके नंबर 1 लिख लो, डिग्री ऑफ कोर्ट को नंबर 2 लिख लो, बाय एग्रीमेंट बिटवीन द डिपेंडेंट्स एंड द ओनर ऑफ द एस्टेट नंबर 3 लिख लो, और पोर्शन नंबर 4 लिख लो, सिंपल। और अदरवाइज देखो, मेंटेनेंस जो इस एक्ट में मिलेगी उसको चार्ज की तरह कभी भी नहीं लगाया जाता है, परंतु यदि वसीयत के थ्रू मृतक ने अगर ये बोल दिया कि भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा और उसका जो मेंटेनेंस का एरियर या फिर अमाउंट रहेगा, इट शैल बी, उसकी उगाही कैसे कराई जाएगी, उसके चार्ज के जैसे कराई जाएगी। अगर वसीयत में लिख के चला गया तो फिर चार्ज बन जाएगा, अन्यथा नहीं। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस, ये बहुत बार पूछते हैं, स्टार लगा लेना इसको भी। जहां पर एक डिपेंडेंट के पास राइट है कि वो रिसीव करे मेंटेनेंस संपत्ति से, और सच एस्टेट या फिर उसका कोई पार्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यह जो राइट टू रिसीव मेंटेनेंस है, यह एनफोर्स कराया जाएगा अगेंस्ट जो भी ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर होने के बाद प्रॉपर्टी जिसके पास गई है उसके, उससे मेंटेनेंस क्लेम करी जाएगी। यदि ये जो ट्रांसफरी था
उसके पास नोटिस था इस राइट का, या फिर इफ द ट्रांसफर इज ग्रेचुइटियस, अगर ये ट्रांसफर कैसी फ्री में हुई है बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस। लेकिन ऐसा ट्रांसफरी जिसको नोटिस, जिसको पता ही नहीं था कि भाई ये तो इस प्रॉपर्टी से तो मेंटेनेंस जाती है, ठीक है जी, उसको नोटिस नहीं था और उसने तो गुड फेथ में ये खरीद ली है, ठीक है, तो कैसे, कंसिडरेशन में पैसे से खरीद ली है, ठीक हो गया जी, सिंपल। देखो मेंटेनेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है 18 से शुरू। सबसे पहले किसको मेंटेनेंस दे रहे हैं, वाइफ को मेंटेनेंस दे रहे हैं। 19 में फिर विधवाओं को मेंटेनेंस दे रहे हैं, ठीक है जी। 20 के अंदर फिर चाइल्ड और एज और इन्फेंट पेरेंट को मेंटेनेंस दे रहे हैं। 21 के अंदर डिपेंडेंट्स बता दिए गए हैं अदरवाइज, ठीक है जी। 22 के अंदर सीधा सिंपल मेंटेनेंस किस प्रकार से आवंटन हो रहा है डिपेंडेंट्स के बीच में, ठीक है जी। 23 में सिंपल अमाउंट क्या रहेगा। 24 के भैया हिंदू होने चाहिए। 25 चेंज। 26 डेट्स को प्रायोरिटी मिलेगी। 27 मेंटेनेंस जो है वो चार्ज के जैसे नहीं रहेगा, परंतु हमने एक्सेप्शन पे 1 2 3 लगा लिया है। 28 देखो ट्रांसफर जो है नहीं होता है, किस केस में, यदि पैसे के बदले में और बिना नोटिस के यदि प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ठीक है जी, तब तक नहीं होगा। सेविंग्स को छोड़ दो, छोड़ दो सेविंग्स को। ये लो जी आपका डिस्पोजिशन। कहाँ, कहाँ है? अरे नहीं नहीं, ये चार चार एक्ट करने हैं बस। चलो जी, इन दो अडोप्शन मेंटेनेंस को, अब इसको काट रहा हूं मैं। चलो, इसके लिए अलग से वो करूंगा, दो वीडियो हो जाएगी फिर अलग अलग। ऐसा कर ले क्या, क्योंकि हाँ एक हिंदू की क्लास अलग हो जाएगी, फिर मुस्लिम की अलग हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ठीक है ना विकास, मैं ना एक दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, क्योंकि ये फिर अलग से हिंदू लोग की पूरी एक क्लास एक एग्जॉस्टिव हो जाएगी, उसका एक अलग से फोल्डर बन जाएगा, मुस्लिम का अलग बना दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो इस क्लास को, इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में आपके पास दूसरा नया वो आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, ओके, स्टॉप।